सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 4 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है शब्द रचना उपसर्ग। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं उपसर्गों के विषय में। पाठ 4, शब्द रचना उपसर्ग। तो बच्चों, जो ये पाठ है ये शब्द रचना के अंतर्गत आता है और हमें उपसर्गों के विषय में कि उपसर्ग क्या होते हैं और हम उनका प्रयोग किस प्रकार से वाक्यों के अंतर्गत करते हैं, शब्दों के साथ उनको लगाते हैं, उनको जोड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। हिंदी भाषा का शब्द भंडार विश्व की अन्य भाषाओं की अपेक्षा विशालतम है। हिंदी में प्राय शब्द मूल स्वरूप में ही आते हैं, परंतु कुछ शब्दों से पहले शब्दांश लगाकर नए शब्द भी बनाए जाते हैं। इसीलिए हिंदी विश्व की सबसे समृद्ध भाषा कहलाती है। जैसे चौराहा, चौ जमा राहा, खूबसूरत, खूब जमा सूरत, सुपुत्र, सु जमा पुत्र। तो हिंदी भाषा का जो शब्द भंडार है वो सभी भाषाओं के मुकाबले विस्तृत माना जाता है, बड़ा माना जाता है। वैसे तो हिंदी भाषा में जो शब्द होते हैं वो अपने मूल रूप में होते हैं, लेकिन कई बार हम शब्दों के आगे कुछ शब्दांशों को जोड़ देते हैं और नए शब्दों की रचना करते हैं। इसीलिए भी हिंदी को विश्व की समृद्ध भाषा यानी कि सारी चीजों से युक्त भाषा कहा जाता है। उदाहरण दिए हैं चौराहा, यहाँ पर चौ जमा राहा, तो चौ उपसर्ग को जोड़कर शब्द बना है चौराहा। खूबसूरत में खूब उपसर्ग का प्रयोग है और सुपुत्र में सु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। आपने देखा उपयुक्त शब्दों में राहा, सूरत और पुत्र से पहले चौ, खूब और सु शब्दांश लगे हैं। इनके लगने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शब्दांश मूल शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देता है अथवा अर्थ में कोई परिवर्तन ला देता है, उसे उपसर्ग कहा जाता है। जैसे कु, दुर, वी आदि। तो हमने देखा ऊपर वाले शब्दों में कि राहा, सूरत और पुत्र ये तो मूल शब्द हैं और इनके आगे चौ, खूब और सु जोड़कर जो कि शब्दांश होते हैं, इनको लगाकर हमने नए शब्द की रचना की, जिससे क्या हुआ, मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ गया या फिर कुछ विशेषता उत्पन्न हो गई। इसी हिसाब से जो उपसर्ग की परिभाषा होती है वो होती है जो शब्दांश मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में या तो विशेषता उत्पन्न कर दे या फिर कोई उसके अर्थ में कोई परिवर्तन ला दे, तो उन्हें कहा जाता है उपसर्ग। उदाहरण हो गए कु, दुर्वी, या फिर हम जो ऊपर देखे थे खूब, चौ और सु आदि। तो ये होते हैं उपसर्ग। उपसर्ग का प्रयोग हमेशा शब्द के पहले होता है। उपसर्ग कभी भी शब्द के बाद में प्रयोग नहीं किए जाते। उपसर्गों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। क्या कह रहे हैं कि उपसर्ग को हम हमेशा शब्दांश के रूप में लेते हैं, उसका हम कभी भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते। उपसर्ग का प्रयोग करने के लिए हमारे पास शब्द का होना जरूरी है, जिसके आगे हम जोड़कर नए शब्द की रचना कर सकें। उपसर्गों का प्रयोग पूर्ण एवं सार्थक शब्दों के साथ ही किया जाता है। एक ही शब्द में अलग अलग उपसर्ग लगाकर नए शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। कह रहे हैं कि उपसर्ग का जब भी हम प्रयोग करें तो हमेशा ऐसे शब्द की रचना की जाए जिसका कोई ना कोई अर्थ हो। अगर हम ऐसे शब्द की रचना कर देंगे जिसका कोई अर्थ ही नहीं होगा तो हम उसे उपसर्ग की संज्ञा नहीं दे सकते। इसीलिए क्या कर सकते हैं, हम एक उपसर्ग को हम कई सारे शब्दों के साथ जोड़कर नए शब्द बना सकते हैं और नए नए शब्दों के साथ हम नए नए उपसर्गों को जोड़कर भी बहुत सारे शब्दों की रचना कर सकते हैं। तो नीचे मूल शब्द और उपसर्ग जोड़कर नए शब्दों की रचना करी गई है। तो चलिए अब हम इनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो उपसर्ग है वो है उप, और बीच में शब्द जो मूल शब्द है वो है वास। तो उप से हम क्या बना सकते हैं, उपवास। ठीक है, दूसरा जो उपसर्ग है हमारा आ, फिर वास, शब्द बना आवास। नेक्स्ट जो हमारा उपसर्ग है वो है सु, वास जोड़ दिया उसमें बन गया सुवास, नी, वास जोड़ा निवास।
तो हमने यहाँ पर देखा कि मूल शब्द तो एक ही लिया गया है, लेकिन उसमें विभिन्न उपसर्गों का प्रयोग कर नए नए शब्दों की रचना की गई है। ऐसे ही आगे भी है। उपसर्ग है अभी, मूल शब्द है मान, शब्द बन गया अभिमान। अप उपसर्ग है और मान मूल शब्द है और शब्द बना अपमान। अनु और मान, अनुमान। उपमान, दोनों को जोड़ा उपमान। तो हमने देखा कि किस प्रकार से हम उपसर्गों को जोड़कर नए नए शब्दों की रचना कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान शब्द है और वास मूल शब्द है, दोनों मूल शब्द हैं। मान का अर्थ होता है हम सम्मान के तौर पर ले सकते हैं, इसे किसी की इज्जत के तौर पर ले सकते हैं। लेकिन अगर हम इसमें विभिन्न प्रकार के उपसर्गों को जोड़ रहे हैं तो इसके अर्थ में बार बार परिवर्तन हो रहा है। जैसे अभी मान तो बना अभिमान, जिसका अर्थ होता है घमंड। अपमान बना अपमान, किसी का निरादर करना। ठीक है, ऐसे ही सभी उपसर्गों को जोड़कर हर अर्थ में परिवर्तन हम देख रहे हैं। जो भी शब्द बन रहा है हर किसी शब्द के अर्थ में अंतर है। आगे आते हैं, पढ़ते हैं उपसर्गों के भेद। जो हमारे उपसर्ग हैं उसके कितने भेद होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। हिंदी में अनेक भाषाओं के शब्द आए हैं, अतः 4 भाषाओं के उपसर्ग लिए गए हैं। जैसे संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग। इस हिसाब से क्या हो गया, उपसर्गों के 4 भेद किए इन्होंने, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न भाषाओं के उपसर्गों का समावेश किया गया है। और ये 4 हैं, संस्कृत के, हिंदी के, अरबी फारसी के और अंग्रेजी के उपसर्ग। सबसे पहले हम जान लेते हैं संस्कृत के उपसर्गों के विषय में। तो जो संस्कृत के उपसर्ग हैं, सबसे पहले उपसर्ग लिखे हुए हैं, फिर अगले कॉलम में उनके अर्थ लिखे हुए हैं और फिर उनको जोड़कर नए शब्दों की रचना, उदाहरण दिए गए हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं हम इनके बारे में कि कौन कौन से संस्कृत के उपसर्ग होते हैं। सबसे पहले है प्रय। प्रय, प्रय जिसका अर्थ होता है अधिक या फिर आगे। और शब्द बन रहे हैं प्रक्रिया, प्रवाह, प्रगति, प्रदर्शन, प्रयोग और प्रमुख। फिर अगला है परा, जिसका अर्थ होता है पीछे या फिर उल्टा। पराक्रम, पराधीन, पराजय, परास्त और पराभव। अगला पढ़ते हैं, आगे हैं अप। अप जिसका अर्थ होता है बुरा या फिर हीन। अपकार, अपयश, अपहरण, अपमान, अपवाद। अनु जिसका अर्थ है पीछे। अनुमान, अनुकूल, अनुराग, अनुकरण, अनुज। फिर नेक्स्ट है दुर, बुरा या कठिन, इसका अर्थ है दुर्गति, दुर्बल, दुर्भाग्य, दुराचार, दुर्घटना, दुर्लभ। नेक्स्ट है वी, अर्थ होता है अभाव या फिर विशेष। विभाग, विदेश, वियोग, विराम, विकल्प, वितर्क। नेक्स्ट है आ जिसका अर्थ होता है तर्क, पूर्ण, घर, आक्रमण, आहार, आजीवन, आचरण, आमरण। नेक्स्ट है हमारा नी उपसर्ग है जिसका अर्थ है अभाव या फिर अधिक। निवारण, निवास, निरोध, निषेध, निरोग, निकास। ये हो गए इसके उदाहरण। सु अर्थ है अच्छा या फिर सहज। सुकर्म, सुगम, सुलभ, सुशील, सुदर्शन, सुरक्षा। ये इसके उदाहरण है। सहित या फिर के साथ। सकुल, ससम्मान, सफल, सदेह, सदोष। ये हैं इसके उदाहरण। कु जिसका अर्थ है बुरा या फिर गंदा। कुरूप, कुकृत्य, कुपुत्र, कुसंग, कुफल। प्रति, प्रत्येक या फिर उल्टा। प्रतिकूल, प्रतिरोध, प्रतिबंध, प्रतिकार। परि, पूर्ण या फिर आसपास। परिक्रमा, परिमाण, परिपूर्ण, परिधान। तो ये थे सारे हमारे संस्कृत के उपसर्ग जिसका हमने अर्थ पढ़ा और उसके उदाहरणों को देखा। अब हम हिंदी के उपसर्गों के विषय में जान लेते हैं। जो हिंदी भाषा के उपसर्ग हैं, हिंदी के उपसर्ग निम्नलिखित हैं। सबसे पहले इसमें भी ऐसे ही है, पहले उपसर्ग दिया है, फिर उसका अर्थ और फिर उसके उदाहरण। तो चलिए पढ़ते हैं। अभाव, निषेध।
असत्य, अटल, अछूता, अभागा, अमर, अजान। अन उपसर्ग अभाव या फिर निषेध, इसका अर्थ है अनहोनी, अनपढ़, अनमोल, अनदेखी, अनमेल, इससे बनने वाले शब्द हैं। अध जिसका अर्थ है आधा, अधखिला, अधपका, अधमरा, अध कचरा। नेक्स्ट है उन, एक, कम, 19, 59, 49। कु जिसका अर्थ है बुराई या फिर नीचता, कुचाल, कुचक्र, कुपुत्र, इससे बनने वाले शब्द हैं। नी जिसका अर्थ है निषेध और अभाव, निकम्मा, निडर, निहत्ता, निठल्ला, निगोड़ा। अगला हमारा उपसर्ग है भर, जिसका अर्थ होता है पूरा, भर पेट, भरसक, भरपूर। बिन जिसका अर्थ है निषेध, बिन ब्याया, बिन जाना, बिन बोया, बिन देखा, बिन बुलाया। नेक्स्ट है उपसर्ग हमारा सु, जिसका अर्थ होता है अच्छा, सुपुत्र, सुजान, सुकन्या, सुशील, सुगम। अगला है चौ, जिसका अर्थ है चार, और इससे बनने वाले शब्द हैं चौकन्ना, चौराहा, चौपाई, चौमासा, चौपाया। तो हमने हिंदी के उपसर्गों के विषय में जाना कि उनके अर्थ क्या हैं और उनसे क्या क्या शब्द हम बना सकते हैं। अगला है अरबी फारसी के उपसर्ग। अब हम इनके विषय में पढ़ लेते हैं। बे, इसमें भी सेम है, पहले कॉलम में उपसर्ग, दूसरे कॉलम में अर्थ और तीसरे में उनसे बनने वाले शब्द या फिर हम कह सकते हैं उदाहरण। बे, बिना, बेईमान, बेकार, बेचैन, बेगुनाह, बेहोश। नेक्स्ट है बद, जिसका अर्थ होता है बुरा, बदनाम, बदसूरत, बदबू। कम अर्थ है थोड़ा, कमजोर, कमसिन। ला जिसका अर्थ होता है बिना, लावारिस, लाजवाब, लाचार। ना जिसका अर्थ है नहीं, नाखुश, नासमझ, नागवार। खुश अच्छा, खुश दिल, खुशबू, खुश खबरी। नेक्स्ट आ रहे हैं हम, अगला है गैर, जिसका अर्थ है भिन्न, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर सरकारी। हम जिसका अर्थ है साथ, हम सफर, हम जोली, हम दम, हम उम्र। नेक्स्ट जो हमारा उपसर्ग है वो है हर, जिसका अर्थ होता है सभी, हर एक, हर घड़ी, हर वक्त, हर हाल। नेक्स्ट उपसर्ग है दर, में, दरअसल, दरकार, दरगुजर। नेक्स्ट है ब या फिर बा, और साथ, बदौलत, बनाम, बाइज्जत। सर और इसका जो अर्थ है वो है मुख्य, सरपंच, सर ताज। तो हमने जाना अरबी और फारसी के उपसर्गों के विषय में। अब हम पढ़ लेते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग, कौन कौन से होते हैं और कैसे प्रयोग हम इनका करते हैं। सब, अधीन या फिर नीचे, इसका अर्थ है सब जज, सब कमेटी। डिप्टी जिसका अर्थ होता है सहायक, डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार। वाइस जिसका अर्थ होता है उप, वाइस चांसलर, वाइस प्रिंसिपल। जर्नल जिसका अर्थ होता है मुख्य, जर्नल मैनेजर। चीफ जिसका अर्थ होता है मुख्य, चीफ सेक्रेटरी। तो ये सारे थे उपसर्ग जिनको हमने पढ़ा अर्थ सहित और जाना उनके उदाहरणों के विषय में। आशा करती हूँ आप सभी उपसर्गों के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। क्या आप जानते हैं संस्कृत के मूल उपसर्ग लगभग 22 हैं। संस्कृत के कुछ अवयवों का प्रयोग भी उपसर्गों की तरह होता है। हिंदी के अनेक उपसर्ग हैं। प्रदेश, प्रांत, बोलियों, भाषाओं के आधार पर इनकी संख्या निश्चित नहीं की जा सकती। तो इसमें बता रहे हैं कि संस्कृत भाषा के तो केवल 22 ही उपसर्ग हैं, ठीक है, और कुछ अव्यय भी होते हैं जिनका प्रयोग हम उपसर्ग की तरह करते हैं संस्कृत भाषा में। लेकिन हिंदी भाषा में उपसर्गों की संख्या इतनी अधिक है क्योंकि इनको अनेक प्रदेशों के, प्रांतों की बोलियों के आधार पर इनको लिया गया, इसलिए हम इनकी संख्या के बारे में कोई भी बात निश्चित तौर पर नहीं कह सकते। हमने पाठ को अच्छे से पढ़ लिया है, अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं जो कि है अब बताइए में से। तो चलिए करते हैं। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। तो बच्चों इस प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है और उसके गोले को रंग देना है। तो चलिए कर लेते हैं। उपसर्ग होते हैं शब्दांश, शब्द, वर्ण, वाक्य।
तो उपसर्ग होते हैं शब्दांश। ए जो हमारा विकल्प है वो सही है, तो ए विकल्प वाले को लिखो, कर देते हैं ब्लैक। उपसर्ग शब्द के रिक्त स्थान लगाए जाते हैं अंत में, प्रारंभ में, बीच में, कहीं भी। तो उपसर्गों को हमेशा शब्द के प्रारंभ में हम लगाते हैं, तो बी विकल्प हमारा सही है, लगाएंगे बी विकल्प पर। नेक्स्ट है ससम्मान शब्द में उपसर्ग है। सस, ससम, समान, तो ससम्मान शब्द में उपसर्ग स, तो सी विकल्प हमारा सही है, लगाएंगे सी विकल्प पर। नेक्स्ट है इनमें अरबी फारसी का उपसर्ग कौन सा है? बे, बद, बा, ये सभी, तो ये सारे ही अरबी और फारसी के उपसर्ग हैं, तो हमारा जो डी विकल्प है वो सही हो जाएगा। ये सभी हम देख रहे हैं यहाँ पर सी लिखा है, सी की जगह यहाँ पर डी आएगा और हमारा डी विकल्प एकदम सही है, लगाएंगे डी पर। नेक्स्ट है उपसर्ग और मूल शब्द अलग करके लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इसमें से हमें शब्द अलग लिखना है कट, इसमें से हमें क्या करना है, हमें मूल शब्द को अलग करना है और शब्द को अलग करना है, और बराबर में जो पंक्ति दी गई है उसमें लिख देना है। तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहला है हमारा निराकार, निराकार शब्द दे रखा है, तो इसमें जो हमारा उपसर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा निर, निर और जमा आकार, मूल शब्द हो जाएगा आकार। नेक्स्ट है सक्रिय, सक्रिय में स उपसर्ग और क्रिय, ये हमारा हो गया मूल शब्द। नेक्स्ट है पराधीन, तो परा हमारा उपसर्ग और अधीन हमारा मूल शब्द। नेक्स्ट है निर्धन, निर्धन में उपसर्ग हो गया निर और मूल शब्द हो गया धन। आगे और कर लेते हैं। सफल, सफल में स उपसर्ग और फल मूल शब्द। पराजित, परा और जित, जीत, ये हमारा हो गया मूल शब्द। नेक्स्ट है परिक्रमा, परि और क्रमा, परिक्रमा। नेक्स्ट है दुर्लभ, दुर्लभ में जो हमारा दुर है वो हो गया उपसर्ग और लभ हो गया हमारा मूल शब्द। नेक्स्ट करेंगे बे, बे उपसर्ग और दाग मूल शब्द। अथा, अ उपसर्ग और था मूल शब्द। अवगुण में अव उपसर्ग और गुण मूल शब्द। नेक्स्ट है निडर, नी और डर। प्रबल में प्र जमा बल। स्वराज्य में स्व राज्य। नेक्स्ट है कुपुत्र, कु जमा पुत्र, कुपुत्र। आकार, आ जमा कार। अगला है अत्यंत, अत्यंत में हमारा जो मूल शब्द होगा क्या होगा, मूल शब्द होगा अंत और उपसर्ग होगा अति, ठीक है, अति अंत ऐसे लिखा जाएगा ये, क्योंकि इसमें संधि का भी प्रयोग है, ई का यह बना है। जैसे दुर्गम, दुर और
फिर हो जाएगा गम। हमारा जो उपसर्ग है वो है दुर और मूल शब्द है गम। चलिए अब हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं और उसे करने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित उपसर्गों के सामने उनके अर्थ लिखिए और उन उपसर्गों से युक्त तीन तीन शब्द बनाइए। तो यहाँ पर हमें पहले उपसर्ग का अर्थ बताना है और फिर उनसे तीन शब्द बनाकर दिखाना है। तो चलिए कर लेते हैं। पहला इन्होंने दे रखा है अ, अर्थ है अभाव और शब्द बने अटल, असत्य, अगणित। नेक्स्ट है प्र, प्रय का अर्थ होता है अधिक या फिर आगे। शब्द बन रहे हैं प्रवाह, प्रगति, प्रक्रिया, नेक्स्ट है दुर। दुर जिसका अर्थ होता है बुरा या फिर कठिन, बुरा या फिर कठिन। शब्द बनेंगे दुर्लभ, दुर्गुण, दुर्गम, दुर्गम। नेक्स्ट वी, वी का अर्थ होता है विशेष, विशेष या फिर हमारा हो जाता है अभाव। शब्द बन रहे हैं विशाल, विक्रम, विजय। विजय ये बन गए हमारे शब्द। नेक्स्ट जो हमारा उपसर्ग है वो है निर, जिसका अर्थ होता है रहित, रहित या फिर निषेध। इससे शब्द बन रहे हैं निर्धन, निर्गुण, और नेक्स्ट बन रहा है निराकार। अगला है अनु, जिसका अर्थ होता है पीछे, पीछे, अनुकरण, अनुसार, अनुग्रह। तो बच्चों अपने पाठ का अभ्यास कार्य पूर्ण कर लिया है। तो बच्चों आज हमने जाना आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ उपसर्ग के विषय में, जो कि शब्द रचना के अंतर्गत आते हैं। इनके द्वारा हम नए नए शब्दों की रचना करते हैं। वो होते हैं उपसर्ग जो कि एक शब्दांश के रूप में रहते हैं और हमेशा शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, मूल शब्द के प्रारंभ में, और उसके अर्थ में या तो विशेषता ला देते हैं या फिर कुछ परिवर्तन यानी कि बदलाव कर देते हैं। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। आप पाठ को फिर से समझकर पढ़ने की कोशिश करेंगे, अभ्यास कार्य को पूर्ण कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।